चलो अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। और अगला टॉपिक, आप ये सोचो कि इससे करंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज सुबह में ये क्लास हो रही है और ये जो इवेंट है जो अब हमारे सामने है, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये कल की इवेंट है। और कल कैसे ये अनफोल्ड हुआ है, कल दोपहर से ये न्यूज़ आने लग जाती है कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो एंटरप्राइज सिस्टम्स हैं, जो बड़े कॉरपोरेशंस या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है, जो विंडोज़ बेस्ड हैं, लाइक, वो मैसिव तरीके से क्रैश हो रहे हैं। इनिशियली तो क्रैश का कोई रीजन भी नहीं समझ में आया। कुछ लोग कह रहे थे कि जो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है एज्योर, वो फेल हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे कि एक मैसिव साइबर अटैक है। और इसके इम्पैक्ट भी बड़े ड्रामेटिक थे। अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पे जितने मेजर एयरलाइंस हैं, उनकी बुकिंग्स नहीं हो रही थी, एयरपोर्ट पे उनके पैसेंजर बोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और उनके फ्लाइट के टेक ऑफ वगैरह में भी डिले हो रही थी। एयरपोर्ट्स अपने सारे प्रोसेसेस को, पैसेंजर को चेक इन करना, फ्लाइट को फ्लाइंग क्लियरेंस देना, ये सब कुछ मैनुअली प्रोसेस कर रहे हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ तक कि कई सारे टेलीविजन चैनल्स, वो उनका सिस्टम पूरा का पूरा बैठ गया। कुछ चैनल्स ने अपने ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया। और दोपहर होते होते ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया के एयरपोर्ट्स में भी देखने को मिली। जितने मेजर एयरलाइंस थे उनके लगभग सारे फ्लाइट्स डिले होकर के ही टेक ऑफ हुए हैं। बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। एंड इट वाज अ मैसिव केओस। बाद में पता चलता है, कल शाम में जाकर के पता चलता है कि ये विंडोज़ का अपना कोई फ्लॉ नहीं है, कोई साइबर सिक्योरिटी का अटैक नहीं हुआ है, या माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड सर्वर है, क्लाउड सर्वर जो सिस्टम है एज्योर जिसको कहते हैं, वो नहीं क्रैश हुआ है। बेसिकली एक एंटरप्राइज साइबर सिक्योरिटी फर्म है, राइट, और जिसका नाम है क्राउड स्ट्राइक। और क्राउड स्ट्राइक का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं फैल्कन सेंसर, उसका एक अपडेट रिलीज हुआ था। एंड अपेरेंटली उस अपडेट को जितनी रिगरस टेस्टिंग के बाद अप्लाई किया जाना था या डिप्लॉय किया जाना था, वो हुई नहीं थी। डिप्लॉय हो गया और उसके बाद वो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसका हुआ मैसिव क्लैश। और उस अपडेट और विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पूरे के पूरे सिस्टम को रन कर रहा है, दोनों के बीच होता है मैसिव क्लैश। और लोगों को दिखा एक क्रैश कंप्यूटर। और क्रैश कंप्यूटर में, विंडोज़ के कंप्यूटर में, एक ज़माने में एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ नाम का एक्सप्रेशन काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो है ना, वो बेसिकली आपका कंप्यूटर बिल्कुल ब्लू हो जाएगा उसका स्क्रीन, और उस पर आपके लिए मैसेज आएगा कि योर सिस्टम हैज सफर्ड सीरियस टेक्निकल एरर और समथिंग, इट नीड्स टू रीबूट वगैरह वगैरह। पहले तो बहुत कुछ लिखा हुआ आता था। तो ये टॉपिक में हमारे लिए, आई मीन यूपीएससी के लिए क्या है, वहां से शुरुआत करते हैं। और फिर यूपीएससी के लिए जो नीडेड फ्रेमवर्क है, उसी फ्रेमवर्क में इस टॉपिक को एनालाइज करते हैं। नथिंग जूसी, नथिंग सम दैट यू आर नॉट गोइंग टू नीड। बस वही चीजें जो हमारे एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम हो या मेन हो, हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, उतने को करते हैं। तो पहले हम लोग यूपीएससी के स्कोप को समझते हैं। सबसे पहला और जो ऑब्वियस सी बात है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका रेलेवेंस है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका रेलेवेंस ऐसे है कि टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शायद ये बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, मैं पेन का कलर बदलता हूँ और पेन की थिकनेस बदलता हूँ। तो सबसे पहले ये टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अभी वर्ल्ड के जो मैसिव कंज्यूमर फेसिंग एंटरप्राइज हैं, चाहे वो एयरलाइन हो या बैंकिंग हो या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, मीडिया हाउसेज हों, ये सब के सब अपने बैकएंड ऑपरेशन के लिए एक ना दूसरे मैसिव क्लाउड सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा, कह लीजिए कि डिपेंडेबल भी, जो मेरी राय नहीं है बल्कि ये एंटरप्राइज यूज़र की राय है, कि सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेबल क्लाउड है वो है अमेजॉन का, जिसको अमेजॉन वेब सर्विस कहते हैं। जो दो तीन मेजर प्लेयर हैं क्लाउड के फील्ड में, एक तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, राइट, एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड को हम एज्योर कहते हैं। मैंने अमेजॉन का नाम तो मेंशन किया ही है, तो अमेजॉन वाले क्लाउड को हम कहते हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज। फिर गूगल का अपना एक क्लाउड सिस्टम है जिसको हम कहते हैं जीसीपी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। आईबीएम भी एक बड़ा मेजर प्लेयर है, राइट। सो
बेसिकली क्या है कि ये जो मैसिव कस्टमर फेसिंग एंटरप्राइज हैं, वो अपने बैकएंड ऑपरेशन के लिए उनका पूरा का पूरा टेक आर्किटेक्चर किसी न किसी क्लाउड पर रन कर रहा होता है, और वो या तो विंडोज़ बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं या वो लिनक्स बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। अब अब विंडोज़ इतना यूबिक्विटस है, पूरी दुनिया में विंडोज़ का सिस्टम इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि विंडोज़ के सिस्टम पर अगर आप हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंटर ऑपरेबिलिटी ला सकते हैं, मतलब दूसरे सिस्टम के साथ आपको ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये वो एंटरप्राइज थे जो विंडोज़ बेस्ड सिस्टम पे रन कर रहे हैं। विंडोज़ पीसी की दुनिया में, पर्सनल कंप्यूटर या एंटरप्राइज कंप्यूटिंग की भी दुनिया में सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑल्दो मैं विंडोज़ नहीं यूज़ करता, मैं एप्पल के कंप्यूटर्स यूज़ करता हूँ, लेकिन आई हैव नो लाइक डाउट इन एडमिटिंग कि विंडोज़ इस दुनिया का सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा डिप्लॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कन्वीनियंस के लिए क्या हो रहा है कि ये कंपनीज जो हैं अपना पूरा का पूरा सिस्टम एक ही कंपनी के क्लाउड पे रन कर रही हैं, और वहाँ पे अगर एक क्लाउड कंपनी में कोई मैसिव वल्नरेबिलिटी आती है, और ये सब ग्लोबल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, जैसे कि आउटेजेस ऑन क्रिटिकल सेक्टर। अब एयरलाइंस की आउटेज हो रही है, बैंकिंग सेक्टर की आउटेज हो रही है, मीडिया की आउटेज हो रही है, हॉस्पिटल और इमरजेंसी सर्विसेज की आउटेज हो रही है। तो दीज आर क्रिटिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, राइट। और वहाँ पे आउटेज हो रही है क्योंकि ग्लोबल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में आउटेज हो रही है। तो इन वल्नरेबिलिटीज को लेकर के आपसे साइंस एंड टेक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिसाइड्स ये साइबर सिक्योरिटी का भी मामला है। साइबर सिक्योरिटी का मामला कैसे है कि साइबर सिक्योरिटी के जितने सिचुएशन हैं वो जरूरी नहीं है कि वो साइबर अटैक से ही अराइज होते हैं। कई बार अगर आपने रिगरस ऑडिट एंड टेस्टिंग नहीं की किसी नए सॉफ्टवेयर की या किसी नए अपडेट की, तो वो आपके पूरे साइबर आर्किटेक्चर को अनस्टेबल कर देता है, जो कि कल हुआ, राइट। और इससे भी साइबर सिक्योरिटी की सिचुएशन अराइज होती है। तो आपको साइबर सिक्योरिटी को उस नैरो एंगल से नहीं देखना है कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि साइबर अटैक होगा, कोई मेलिशियस एक्टर होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर अनस्टेबिलिटी आती है और अनस्टेबिलिटी की वजह से सर्विसेज जो उससे मिल रही हैं उन सर्विसेज की डिपेंडेबिलिटी कम होती है, तो वो भी हमारे साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो इन द लाइट ऑफ नॉन मैलिशियस फैक्टर्स, साइबर सिक्योरिटी का क्या सिचुएशन है, वो भी आपके साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है, इट डज नॉट मीन कि 2024 में ही पूछा जाएगा। एटलीस्ट अप टू 2025 ये टॉपिक फ्रेश रहेगी। पेपर 2 में सरप्राइजिंगली गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये सवाल कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो है क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर के, कि जब ये आउटेज हुई और जिस तरह से हमने रिस्पॉन्स किया, तो हमारे पास इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी और गवर्नमेंट के भी लेवल पर। दोनों लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी को लेकर के हमने क्या सीखा, व्हाट बेटर वी कैन डू एंड व्हाट आर द थिंग्स विच वी ऑलरेडी हैव। पॉलिसी मेकिंग पे भी ये क्वेश्चन उठता है, पॉलिसी मेकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स। सबसे पहला तो डेटा लोकलाइजेशन, कि जो इंडियन एंटरप्राइज या जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, should they not be entirely focusing on localization of data depending on the local IT infrastructure, so on। फिर साइबर सिक्योरिटी नॉर्म और हमारे क्रिटिकल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के रेगुलेशन को लेकर के किस तरह की पॉलिसीज हैं और होनी चाहिए, दैट कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन इन पेपर 2। फिर पेपर 3 में इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो बैंकिंग और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट हैं। कल इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटी हमने अपने आंखों के सामने देखी। व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट दैट वी कैन फेस, एंड देन इसके ओवरऑल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस लाइक वेरियस सेक्टर्स, एविएशन, हेल्थ केयर, मीडिया, ये सब अगर आउटेजेस को फेस करते हैं तो इनका एक लार्जर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, उस तरह के क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकते हैं। करंट अफेयर तो है ही, बिकॉज दिस वाज अ मेजर इवेंट, तो प्रीलिम में भी इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में सबसे पहला तो एथिकल कंसिडरेशन। मान लो कि अगर ये आउटेज होती है तो
कस्टमर फेसिंग एंटरप्राइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या उस एंटरप्राइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो इस कस्टमर फेसिंग एंटरप्राइज को अपनी आईटी सर्विसेज दे रहा है? लाइक कस्टमर फेसिंग एंटरप्राइज हो गया बैंक। आप एक कस्टमर हैं, आपको इमरजेंसी में फंड विड्रॉ करना है। बैंक का बैकएंड आईटी उस समय क्रैश है, बैंक आपके पेमेंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में अनेबल है। ये कल हुआ है यूरोप में और अमेरिका में, बहुत सारे हिस्सों में हुआ है। अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या उस कंपनी की जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड उसी से उठ करके आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की, जहां पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन मैनेजिंग एंड कम्युनिकेटिंग सच क्राइसिस। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और इनके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पर हम टेक के डायरेक्शन से इस टॉपिक को आज हैंडल करेंगे, इसके एथिकल, इसके पॉलिसी और इसके दूसरे डायमेंशंस को, लाइक इकोनॉमिक डायमेंशंस को हम आने वाले सेशंस में कवर कर लेंगे। वीकली सेशंस तो हो ही रहे हैं, तो हम लोग उसको आने वाले सेशन में देख लेंगे। ओके, अब शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इवेंट कल क्या हुआ था। तो इवेंट ये था, दैट इज यस्टरडे 19 जुलाई 2024, और हुआ था एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल आईटी आउटेज। ग्लोबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, तो इसी को हम आउटेज कहते हैं। तो ये एक बड़ा मेजर आउटेज था। और हुआ क्यों था? फ्लॉट अपडेट फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी फर्म, जिस फर्म का नाम है क्राउड स्ट्राइक, अमेरिकन फर्म है, और इसका जो सॉफ्टवेयर था उसका नाम है फैल्कन सेंसर। फैल्कन सेंसर एक सॉफ्टवेयर है जो एंटरप्राइज यूजर्स को सेल किया जाता है। किसके द्वारा? इसके मैन्युफैक्चरर के द्वारा, इसके डेवलपर के द्वारा, जिसको कहते हैं क्राउड स्ट्राइक। तो इस वजह से आपका सिस्टम, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो अफेक्टेड नहीं हुआ, अनटिल एंड अनलेस कि आप माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 के बहुत सारे ऐप कल एक्सेसिबल नहीं थे। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में आपने लोकली इंस्टॉल कर रखा है, और अगर आप नॉर्मली जैसे कि लोग पीसी को यूज करते हैं वैसे यूज कर रहे हैं, तो कल ऐसे किसी भी पीसी यूजर को प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि ये जो फैल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर है और क्राउड स्ट्राइक जो कंपनी है, ये एक एंटरप्राइज ओरिएंटेड कंपनी है, और फैल्कन सेंसर एक एंटरप्राइज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। तो जो एंटरप्राइज यूजर्स हैं, जिनके बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क्ड होते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क को वो रन कर रहे होते हैं, उनके साइबर सिक्योरिटी के लिए फैल्कन सेंसर यूज होता है। और ये जो अपडेट रिलीज किया गया था, इसमें फैल्कन सेंसर में एक अपडेट रिलीज हुआ। अपडेट जब इंस्टॉल हुआ तो वो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और उसके बाद बहुत सारे यूजर्स को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, इस स्क्रीन को हम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं। ये पुराने वाला है और ये न्यू वाला है। तो डिपेंडिंग कि आप विंडोज़ का कौन सा वर्जन रन कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली आप विंडोज़ 11 और उसके एंटरप्राइज एडिशंस को रन कर रहे हैं, तो कल लोगों को ये देखने को मिल रहा था। और इसके बाद एक नॉर्मल यूज़र के लिए कोई भी रास्ता नहीं रहता है कि आप अपने कंप्यूटर को नॉर्मली काम करने पे दोबारा लगा दें। कई बार रीबूट करके हो जाएगा, लेकिन अगर रीबूट करने पे भी नहीं हो रहा है तो यू नीड समवन हु नोज आईटी टू फिक्स दिस इशू। तो उन लोगों को ये ब्लू स्क्रीन देखने को मिला और कंप्यूटर उनका एक तरह से नॉन ऑपरेशनल हो गया था। इसी को हम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं। कल ये वर्ड काफी ट्रेंड कर रहा था, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD, राइट। तो कल बहुत बहुत सारे लोगों को ये शो हुआ, और शो इसलिए हुआ कि क्राउड स्ट्राइक फैल्कन जो है, और ये कौन यूज करता है? तो गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती हैं, न्यूज आउटलेट्स यूज करते हैं, टीवी चैनल्स यूज करते हैं, बैंक यूज करते हैं, एयरपोर्ट्स यूज करते हैं, और पर्पस है साइबर सिक्योरिटी को इन्हांस करना। ऑब्वियसली क्राउड स्ट्राइक को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको टेस्ट करना चाहिए था बिफोर इट गेट्स रिलीज्ड एंड गेट्स इंस्टॉल्ड। ये हुआ नहीं, और पूरा का पूरा सिस्टम जो है, इट केम क्रैशिंग डाउन। और उस सिस्टम के आउटेज की वजह से सर्विस की आउटेज होती है, फिर एयरपोर्ट्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, एयरलाइन के वेबसाइट
और एयरलाइन के एप्लीकेशंस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग वेबसाइट्स और बैंकिंग सर्वर्स अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि कॉजेटिव फैक्टर क्या था। तो कॉजेटिव फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि इट वाज डिफेक्ट इन अ सिंगल कंटेंट अपडेट। तो फैल्कन सेंसर जो अपडेट हुआ था, उस अपडेट में डिफेक्ट थी विच मेड इट कॉन्फ्लिक्ट विद द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आर यू ऑल क्लियर? राइट? एंड इट कंटेन्ड फॉल्टी कोड दैट लेड टू सिस्टम क्रैशेस। एंड अप अंटिल नाउ, अभी जब सुबह में हमारी क्लास हो रही है तो बहुत सारे वेबसाइट्स मैंने देखे, और ऐसे वेबसाइट्स जो टेक वाले पार्ट को काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं। तो मैंने ये कंक्लूड किया है कि कहीं से कोई एंगल नहीं है जहां पर साइबर अटैक को आप सस्पेक्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वॉज जस्ट अ डिफेक्ट इन दी अपडेट विच कॉन्फ्लिक्टेड विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? And update might have skipped necessary quality checks, और कर दी हमने डिप्लॉयमेंट, जिसकी वजह से ये डिसरप्शन हुआ है। तो आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी, राइट, जब आप मेजर अपडेट अपने कंप्यूटर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है कि ये एंटरप्राइज यूजर के लिए था, लेकिन आप भी कभी भी कोई भी मेजर अपडेट अप्लाई करते हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कम से कम अपने क्रिटिकल फाइल्स को बैकअप कर चुके हैं, कि इन केस द अपडेट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम और अपडेट कॉजेज एनी अनस्टेबिलिटी, इन दैट केस यू हैव योर इंपॉर्टेंट फाइल्स सिक्योर्ड आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर। तो आप एक एक्सटर्नल ड्राइव लेके कर सकते हैं या किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आप उसका एक डंप क्रिएट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप ऐसा कर रहे हैं आगे से। ओके, पॉजिटिव फैक्टर तो देख ली। कुछ पॉइंट्स क्राउड स्ट्राइक के बारे में, ऑल्दो ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी भी होती है, तो क्राउड स्ट्राइक के बारे में कुछ पॉइंट्स। सबसे पहली बात है कि एक अमेरिकन कंपनी है, और ये अमेरिकन कंपनी के जो फाउंडर हैं वो पहले मैकेफी में काम करते थे। राइट, मैकेफी एक बड़ा मेजर साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। मैकेफी का एंटीवायरस बहुत लोग यूज़ करते हैं। विंडोज़ के जो कंप्यूटर भी आते हैं एचपी के या लेनोवो के, तो आप देखेंगे कि उसमें एक मैकेफी का ट्रायल वर्जन प्री इंस्टॉल्ड होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बाई कर लें। तो मैकेफी एक बड़ा मेजर, अपार्ट फ्रॉम नॉर्टन, नॉर्टन भी है साइबर सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट कंपनी। तो मैकेफी एक बड़ा मेजर कंपनी है, और मैकेफी के एक फॉर्मर एम्प्लॉय हैं जॉर्ज कर्ट्स। तो इन्होंने एस्टैब्लिश की है क्राउड स्ट्राइक को, और साइबर सिक्योरिटी फर्म है, एंड इट प्राइमरली फोकसेस ऑन हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपके और मेरे ऊपर इनका फोकस नहीं है। वी डू नॉट मेक देयर मार्केट। एंटरप्राइज यूजर इसके मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और ऑब्वियसली उनको वादा होता है कि हम आपके सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे और आपके जो सेंसिटिव डेटा है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे इन दो सिस्टम्स विच हैव गॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्योंकि ऐसे सिस्टम से डेटा को स्टील करना बहुत आसान होता है, या ऐसे सिस्टम की इंटीग्रिटी पर अटैक करना भी आसान होता है, राइट? एंड हम और आप कल बच गए, क्योंकि इट डज नॉट सेल इट्स प्रोडक्ट्स। क्राउड स्ट्राइक जो है वो हमें और आपको अपने प्रोडक्ट्स नहीं सेल करेगा। ये प्रोडक्ट जो है इट इज सोल्ड टू ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट्स। अब हम आते हैं कि कौन कौन से सेक्टर कल इम्पैक्ट हुए हैं। एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस दे बोथ वर। एज अ रिजल्ट कल हम देखते हैं कि फ्लाइट के डिलेज हुए हैं, बहुत सारे फ्लाइट कैंसिल हुए हैं, हमारे कंट्री में भी कैंसिल हुए हैं। चेक इन मैनुअल हो रहा था, जो कि इट इज़ सच अ स्मूथ ऑनलाइन प्रोसेस, लेकिन कल मैनुअल चेक इन हो रहा था। और जितने मेजर एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड हैं, हमारी दिल्ली का एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट, बर्लिन, लंदन, अमेरिका में तो बहुत सारे एयरलाइंस के फ्लाइट टेक ऑफ ही कल नहीं हो रहे थे। फिर अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें इंडिया से कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अगर हम कुछ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जेपी मॉर्गन चेज, बार्कलेज, कॉमनवेल्थ बैंक, इन सब लोगों को कल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है फंड ट्रांसफर के मामले में लेकर। अगर हम मीडिया में बात करें तो स्काई न्यूज़ और एबीसी, एबीसी इज ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इन लोगों ने भी सिग्निफिकेंट आउटेज एक्सपीरियंस किया है, और इनके ब्रॉडकास्ट कल काफ़ी देर तक बंद भी रहे हैं। इंडिया पे अच्छा नहीं, कुछ और हैं। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें
तो अमेरिका में, जर्मनी में, यूके में हेल्थ केयर और जो क्रिटिकल सर्विसेज होती हैं, इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, वो भी काम नहीं कर रहा था कल, राइट। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूरोप में, खासतौर पे ब्रिटेन में, बहुत देर तक कल ट्रेन्स भी नहीं चली हैं। फिर अगर अदर में देख लिया जाए तो ऑटोमोटिव में हमारी अपनी मारुति सुजुकी, ये काम नहीं कर रहा था। बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब के जो सर्वर थे वो काम नहीं कर रहे थे, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड। कॉफ़ी रिटेल चेन है स्टारबक्स, उनका सर्वर काम नहीं कर रहा था। तो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, क्रिटिकल यूटिलिटी में हो लाइक एयरलाइन एंड बैंक्स, या फिर स्टारबक्स जैसी कंपनियां हो, आउटेज बहुत ही मैसिव और बहुत ही वाइड स्प्रेड था। इंडिया में अगर हम देखें तो सबसे मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला ऑन सेवरल एयरलाइंस, लाइक स्पाइसजेट की फ्लाइट्स कल लेट हुई हैं, इंडिगो की फ्लाइट्स लेट हुई हैं, अकासा एयर, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया में आज की डेट में इतने ही एयरलाइन हैं और सबके सब सर्विस में डिसरप्शन कल रिपोर्ट कर रहे थे। ऑनलाइन बुकिंग सर्विसेज भी कल इम्पैक्ट हुई हैं, और जो हाई डेंसिटी एयरपोर्ट्स हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई वगैरह, वहाँ पे फ्लाइट बहुत मेजर डिले हुआ है और पैसेंजर भी बहुत देर तक एयरपोर्ट पर अपने चेक इन के लिए, अपने फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए कल वेट करते नजर आए। इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इस तरह की अनस्टेबिलिटी रिपोर्ट नहीं की है, बट मे बी इन द डेज टू कम वी मे फाइंड सम न्यूज़। इट इज़ टू अर्ली, कल ही तो हो रहा था, अभी तक ये पूरी तरह से रिस्टोर भी नहीं हुआ है जब हमारी ये क्लास हो रही है तब। अब जो आ रहा है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इवेंट के बारे में हमने समझ लिया, इवेंट का बेस क्या था वो समझ लिया, इम्पैक्ट कौन हुआ वो समझ लिया, इंडिया में कौन इम्पैक्ट हुआ वो समझ लिया। अब जो चीज़ें हैं, लेसन क्या हमने लर्न करी, दूसरा कि फ्यूचर में इसको अवॉइड कैसे करना है, उसके बारे में क्या इंसाइट है हमारे पास, और तीसरा कि इंडिया अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सेफ रखेगा। तो ये अब तीन हेडिंग्स हैं जिस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान आप देंगे, राइट। तो सबसे पहली बात जो है, जो एकदम से ऑब्वियस है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिगरस टेस्टिंग। कि भाई आपके जितने सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड हो, या फिर किसी सिक्योरिटी सिस्टम का अपग्रेड हो, या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, और अगर उसमें भी कोई अपग्रेड है, कोई अपडेट है, तो दैट नीड्स टू बी रिगरसली टेस्टेड बिफोर इट इज रिलीज्ड टू द पब्लिक फॉर इंस्टॉलेशन, डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन। तो नेक्स्ट टाइम से जितनी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, it is their responsibility to rigorously check it। और as consumer what we have to do कि हमें अपने बैकअप्स रखने हैं before we go for any major update। So the need for thorough testing and quality assurance of updates before deployment, तो ये तो करना ही करना है। दूसरी बात है डिपेंडेंसी की रिस्क, the risk associated with heavy reliance on a single IT provider और प्लेटफॉर्म। ये एक बहुत ही वरीसम चीज है। लोग कन्वीनियंस के लिए, अगर मान लो कि मेरा कोई सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे है, तो एज एन एंटरप्राइज यूजर मैं कोशिश करूंगा कि मेरा पूरा का पूरा एंटरप्राइज सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के ही क्लाउड पे हो। अगर मैं अमेजोन के AWS पे हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मेरा पूरा का पूरा ऑपरेशन अमेजोन के AWS पे ही डिप्लॉय हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इंटर ऑपरेबिलिटी, कि अगर मेरा पूरा का पूरा सिस्टम एक ही क्लाउड पे है तो कई तरीके से इंटर ऑपरेशन बहुत आसान हो जाएगा, स्टाफ्स की ट्रेनिंग आसान होगी क्योंकि उन्हें एक ही क्लाउड के साथ डील करना पड़ रहा है। आपके बिल्स वगैरह भी इजीली हैंडल होंगे क्योंकि आप एक ही क्लाउड प्रोवाइडिंग कंपनी को पे कर रहे हैं। लेकिन इस कन्वीनियंस की वजह से आप जो क्रिएट कर रहे हैं, इट इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ मैसिव फेलियर। अगर किसी वजह से AWS में इंस्टेबिलिटी आती है या IBM के क्लाउड में इंस्टेबिलिटी आती है, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश करने जा रहा है, राइट। ठीक है कि आज की डेट में ये जितने मेजर क्लाउड कंपनीज हैं उनके पास बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी होती है, वो बहुत जल्दी बाउंस बैक भी कर जाएंगे, लेकिन जितने देर तक वो बाउंस बैक नहीं करते, जितने देर तक सिस्टम की इंटीग्रिटी दोबारा एस्टेब्लिश नहीं होती, उतने देर तक आप ऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये कन्वीनियंस की वजह से हमने सिक्योरिटी और रेजिलियंस को सेक्रीफाइस किया है। कंपनीज नीड टू लुक इनटू दिस। नेक्स्ट इज इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। कल ये भी पता चला कि ना तो बैंक, ना तो एयरलाइन, ना तो एयरपोर्ट, ना तो मीडिया हाउसेस
इस तरह के इमरजेंसी को लेकर के प्रिपेयर्ड थे, कोई भी नहीं प्रिपेयर्ड था। हम मान के चलते हैं कि गूगल क्लाउड इज गोइंग टू वर्क कम व्हाट में, हम मान के चलते हैं कि क्लाउड इन जनरल, एज्योर हो चाहे अमेजोन हो, वो काम करेगा ही करेगा। हमें अपने कंप्यूटर से ज़्यादा इन क्लाउड सर्विसेज पे भरोसा है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो अपने कंप्यूटर में डेटा नहीं सेव करते, फाइल्स नहीं सेव करते, लेकिन गूगल ड्राइव में उनका सेव्ड है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। we have to be ready for emergency. Remember, mishaps do happen. The problem arises when you are caught unprepared. तो ये कंपनीज इमरजेंसी प्रिपेयर्ड नहीं थी और इनका कम्युनिकेशन भी अनट्रांसपेरेंट था। इनिशियली सारे के सारे ये प्रिटेंड कर रहे थे कि ये बहुत मोमेंट्री डिस्ट्रप्शन है, ये हो जाएगा फिक्स। जब ये ग्लोबल न्यूज़ बनी है, देन कस्टमर्स across the world got to know what is happening, then they got mentally prepared. So the companies did not came out clean on this. उन्हें ट्रांसपेरेंसी के साथ जब उनको ये पता चला, बिकॉज ऑब्वियसली वो माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट के साथ टच में थे, ये इतने बड़े यूजर हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट की टीम के जो टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो इन कस्टमर्स के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कल लगे हुए थे। और बावजूद उसके इन कंपनीज ने अपने कस्टमर्स को ट्रांसपेरेंटली इन चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं की। ये चार चीज़ें जो है एज अ लेसन हम सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। चार चीज़ें जिनसे कि हम आगे इन चीज़ों को, इस तरह के क्राइसिस को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एनहांस्ड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, चलो ये तो सॉफ्टवेयर फेलियर थी, लेकिन आपको अपने हार्डवेयर के लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। योर हार्डवेयर ऑल्सो हैज़ टू बी रेजिलियंट। तो दोनों ही लेवल पे यू हैव टू बी वेरी कंसर्न अबाउट क्वालिटी। देन रिडंडेंसी एंड बैकअप सिस्टम्स, आपको अपने बैकअप्स क्रिएट करने होंगे एंड अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स करने होंगे। देर इज नो सच थिंग बीइंग टोटली लॉयल, 100% लॉयल टू वन क्लाउड सर्विस और वन ऑपरेटिंग सिस्टम। अक्रॉस द सिस्टम, अक्रॉस द वेंडर्स आपको इस तरह के बैकअप्स होने चाहिए। एक तरह की रिडंडेंसी क्रिएट करनी होगी, मीन्स कि सेम चीज़ है लेकिन उसकी एक और कॉपी। आपको लगेगा कि ये बेकार है, लेकिन जब काम आएगी तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। तीसरा, आईटी प्रोवाइडर का डाइवर्सिफिकेशन। आप एक ही आईटी प्रोवाइडर को अपनी पूरी की पूरी आईटी रन करने का जिम्मा दे करके उस आईटी प्रोवाइडर पे आप डेंजरसली डिपेंड कर रहे हैं और पता नहीं कि वो कब किस प्रॉब्लम का सामना करें और उसकी वजह से यू विल बी अ कोलैटरल विक्टिम। सो यू हैव टू प्रिवेंट दैट। और लास्टली, रेगुलर ऑडिट्स एंड रिव्यूज, कि कभी भी कोई भी नया सॉफ्टवेयर आ रहा है तो एक उसकी प्रॉपर ऑडिट हो, उसकी रिव्यू हो। और इतना ही नहीं, बल्कि लोग अपने सिस्टम को भी टाइम टू टाइम बिना किसी अपडेट के भी उसको ऑडिट करिए कि इज द सिस्टम हैविंग हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी, इज द सिस्टम हैविंग रेजिलियंस। जो कि कल्चर नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा बिकॉज देर इज सो मच ऑन स्टेक, एट स्टेक। अब हम आते हैं उन पॉइंट्स पे कि इंडिया अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसी वल्नरेबिलिटीज से कैसे प्रोटेक्ट करे। ये हमारा लास्ट सेगमेंट है। तो आई होप कि अब तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को, और एक बार ये डिस्कशन फिनिश हो जाए देन आई एम रेडी टू टेक ऑल योर क्वेश्चंस आल्सो। सो सबसे पहली बात क्या है कि हमें अपने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करना होगा। डेटा लोकलाइजेशन पे हमें काम करना है सो दैट कि हम जो है सो स्ट्रिंजेंट डेटा लोकलाइजेशन को अप्लाई करें और फॉरेन डेटा स्टोरेज पे हम कम से कम डिपेंड रहें। और दूसरी बात क्या है कि हमें साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी अडॉप्ट करनी होगी, एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करनी होगी सो दैट कि अगर कल को इस तरह के भी इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे कोई भी मैलिशियस एक्टर नहीं है, अभी तक नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी मैलिशियस एक्टर था, तो कोई भी मैलिशियस एक्टर नहीं है, बावजूद उसके अगर इस तरह की कोई इंसिडेंस होती है तो उस इंसिडेंस को आप कैसे हैंडल करेंगे, वो चीज़ भी देखने वाली होगी। उसके बाद आपका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेजिलिएंट होना चाहिए। आपके पास एक रोबस्ट रिडंडेंसी और बैकअप सिस्टम का प्रोटोकॉल होना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है हम कर लेंगे और जब मर्जी आई तब करें। एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हम एट द एंड ऑफ द डे बैकअप लेंगे, या हम ऑटोमेटेड बैकअप को हर छठे घंटे, हर चौथे घंटे पे प्लान करेंगे। ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम उस वक्त क्रिएटेड सारे फाइल्स को, सारे इंफॉर्मेशन को बैकअप कर रहा है वगैरह। और सर्वर के लेवल पे वी विल हैव टू बिल्ड रिडंडेंसी। नेक्स्ट, सिस्टम की रेगुलर ऑडिट और अपडेट
होते रहना चाहिए, ऑडिट फॉर resilience, integrity and update wherever required. More points. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी चाहिए हमें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस तरह से कि कई सारे ऐसे एक्सपर्टीज एरिया हैं जहां पर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के पास वो नो हाउ नहीं है या उतनी बड़ी टीम नहीं है, एंड ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो नीड्स a lot of hand holding, a lot of data and tech sharing from the public sector organizations. हमारे यहाँ सर्ट इन है साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज को डील करने के लिए एपेक्स बॉडी, और सर्ट इनको हमारे कंट्री के जो प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ बहुत ही क्लोजली काम करने की ज़रूरत है। जो मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन वगैरह, आईबीएम, तो उनके साथ भी काम करने की ज़रूरत है। फिर कंपनी के लेवल पे ट्रेनिंग और अवेयरनेस की भी उतनी ही ज़रूरत है, सो दैट कि कंपनी के पास कभी भी इस तरह की क्राइसिस आए तो पीपल आर नोइंग कि क्या करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ पॉलिसी और रेगुलेटरी मेजर्स भी होंगे। आईटी सर्विसेज की रेगुलेशन की जो हमारे क्रिटिकल आईटी सर्विसेज हैं वो एक बहुत स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ अधेयर करती हैं, क्योंकि अगर आप इतने पावरफुल हैं तो उस ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। और इमरजेंसी रिस्पांस का एक क्लियर कट प्रोटोकॉल भी हमारे कंट्री में एस्टेब्लिश होना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और कई बार इस तरह के ड्राई रन्स होने चाहिए। तो इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें एज ऑफ टुडे आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे अपडेट होंगे आने वाले वक्त में, बहुत सारे एडिटोरियल्स होंगे। इट इज़ जस्ट डे ओल्ड टॉपिक है ना, तो उसको लेकर के हम अगले वीक वाले कवरेज में उनसे जो काम की चीज़ें मिलेंगी उनको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ इट इज़ टाइम फॉर योर क्वेश्चंस एंड माय आंसर्स, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव to the next topic. So all your doubts or all your supplementary questions are more than welcome now.